बच्चों, भारती उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हमारा इको का 7 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा इको का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ यानी अभी हमारे वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार हो गई है और दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का अर्थ यानी भारत में जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आ रही है और जन्म दर में गिरावट नहीं आ रही है। जन्म दर तो बढ़ती जा रही है लेकिन जो मृत्यु दर हो रही थी उसमें भी गिरावट आ रही है, यानी कम हो रही है। उसका कारण क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो गई है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो गई है, जिसके कारण लोगों की जनसंख्या गिरावट कम हो गई है और इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहा जा सकता है, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वर्तमान समय में तेजी से हो रही है। 1931 से 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको ही पता है हर साल हर मिनट में कितने बच्चे जान लेते हैं, लेकिन मृत्यु दर कम हो रही है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। 2011 में वो बढ़कर के 121 हो गई और 60 वर्ष में से 64 करोड़ की वृद्धि हुई। परंतु भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद जो तीव्र बढ़ोतरी हो रही है उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी लगातार जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत में जनसंख्या का रुझान, अभी एक बार हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का रुझान क्या है। भारत में जब जनगणना हर 10 साल में जनगणना होती है जनसंख्या की, यह आपको ध्यान रखना ही है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जब हुई थी वो हुई थी 1871 में और वो की थी जमशेदजी टाटा ने की थी उस समय। उसके बाद भारत में व्यवस्थित जनगणना 1891 में हुई। भारत में 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, यानी 1891 के बाद हर साल 10 साल के बाद हमेशा जनगणना होती है और अभी 2021 में जनगणना का सर्वे किया जाएगा। भारत में जनसंख्या का कद और वृद्धि दर जो ये आपके सामने कोष्टक में दिया गया है, ये देखो 1901 में जनसंख्या 23.8 थी, इसकी वृद्धि दर थी प्लस में, यानी बढ़ोतरी होती 0.08 की दर से। फिर 11 में हुई 25.2, यानी देखो 23 से ज़्यादा बढ़ गई 25 में, और इधर औसत वार्षिक भी 0.57 हो गई। कहाँ तो 0.8 थी, 0.08 थी जो बढ़ करके 0.57 हो गई। 1921 में देखिए एक बार कि जनसंख्या थी 25.1, ये देखो कम हुई, पहले 25.2 थी 1911 में, लेकिन 1921 में 25.1 हो गई, तो ये माइनस में आ गई। क्यों? इसका कारण ये कि जनसंख्या तो बढ़ रही थी लेकिन वहाँ पर महामारी ऐसी फैली हुई थी जिसके कारण लोग जन्म तो उतने ही ले रहे थे लेकिन मृत्यु भी हो रहे थे, इसलिए यह माइनस में आया। अभी 2021 वाली जनगणना में जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि हमारे कोरोना के कारण काफ़ी जनसंख्या का नुकसान हुआ, काफ़ी मृत्यु दर हुई है, तो भी एक माइनस में आएगा। यही सब इसमें है। ये देखो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाया गया कि 1951, 1961 हर 10 साल की जनगणना ली गई है। हर 10 साल की जनगणना यहाँ से, तो ये थी 36.1, फिर 1961 में बढ़ती गई। ये देखो धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है हर 10 साल में। ये 10 साल 0 से 10, 10 से 20, ये हमें डिस्टेंस इक्वल लेना है, ये आपको काफ़ी बार मैंने समझाया होती है। 1901 से 1921 तक की समयावधि है जो ये, और ये जो समयावधि जनसंख्या वृद्धि का दर मान था, यानी धीरे धीरे हो रही थी, बढ़ तो रही थी, धीरे मात्रा में थी। लेकिन 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या 5.7% बढ़ोतरी, जबकि 1911-21 के दशक में जनसंख्या 0.3% की दर से कम हुई। इसका कारण है
मृत्यु दर में हुई वृद्धि थी, यानी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसका कारण क्या था? अकाल, अनेक रोग, कोलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया, ये काफ़ी सारी बीमारियां उस समय उपस्थित हो गई थी, आ गई थी। फिर 1921 के बाद में वापस से भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा रहा। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि 1951 महाविनाशक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। महाविनाशक के रूप में क्यों? क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, इसीलिए 1921 के वर्ष को महान विनाशक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 1991 में भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ। आयोजन काल के दौरान 1991 में 36.1 करोड़ थी, जो 5 दशक में अर्थात 2001 में 102.7 करोड़ होगी, अर्थात जनसंख्या में 66.6 करोड़ की वृद्धि हो गई। और वर्तमान समय में वार्षिक जनसंख्या दर लगभग 170 लाख है भारत में। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अभी तो अब सर्वे किया जाएगा तब पता है, एक्चुअल डेटा आएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। जनसंख्या वृद्धि के समय निष्णातों द्वारा पूर्व अनुमान के 2000 के वर्ष तक, यानी 20 में, अभी जो 20 था उसमें 100 करोड़ का आगे एक अनुमान लगाया गया था कि इतनी जनसंख्या हो जाएगी। भारत में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या। भारत में जाति का प्रमाण बंटवारा विशेषण 1951 से, ये देखो यही वाला है ये, 1951 से 2011 की समय अवधि के दौरान पुरुष की कुल जनसंख्या स्त्रियों की कुल जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये स्त्रियों की, ये पुरुषों की जनसंख्या और ये स्त्रियों की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा तेजी गति से, यानी वृद्धि दर ज़्यादा थी, स्त्रियों की कम थी। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 1991 में कुल जनसंख्या में पुरुषों की 51.37 और महिलाओं की 48.63 थी, यानी -0.17% की इसमें कमी, 0.2% की इसमें बढ़ोतरी दिखाई गई है। 1951 में कुल जनसंख्या स्त्रियों की संख्या 48.63 और 2011 में घट करके 48.46 रह गई थी, यानी इसमें -0.17% की कमी हुई है। वह भारत में जाति प्रमाण, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी होती है, ये लगातार घटती जा रही। स्त्री पुरुष प्रमाण के बीच अधिक विषमता है। विवाह, परिवार, प्रजनन अध्ययन, इसके कारण इसके प्रश्न भी काफ़ी सारे उपस्थित होते हैं। जाति प्रमाण के संदर्भ में निश्चित जानकारी प्राप्त करके जाति के प्रमाण को विषमता के कारणों की जांच करके निवारण के प्रयास भी करने संभव हुए हैं। कई विकसित देशों में तो स्त्री पुरुष का अनुपात दर का प्रमाण 1000 से अधिक है, यानी भारत में केरल को छोड़ करके और बाकी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम थी, जबकि केरल एक ऐसा है जिसमें 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा, यानी वहाँ पर पुरुष कम है और स्त्रियाँ ज़्यादा है। विश्लेषण अथवा परिणाम 1901 से 1991 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये जो प्रमाण है 1901 से लेकर के 1991 तक। 2001 और 2011 के वर्ष के दौरान 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में मामूली सुधार हुआ है, यानी अब लोग थोड़ा सा, पहले क्या था कि लोगों को जैसे बेटी होते उसको मार दिया जाता था या फिर कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, तो वो गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती थी। गुजरात की बात करें तो 1901 से 1911 की समय अवधि के दौरान 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं सामने आई है। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण आधुनिक युग में चिकित्सक साधन स्त्री भ्रूण हत्या के दो पोषक सिद्ध हुए, यानी पुत्र चाहिए उन्होंने, पुत्रियाँ लड़कियाँ नहीं चाहिए तो उसको वो मार डालते गर्भावस्था में ही। उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के अनुसार बंटवारा, अर्थात देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु समूह में विभाजन किया गया। उदाहरण से 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण उम्र समूह के विभाजन के द्वारा सक्रिय निश्चय जनसंख्या से के द्वारा प्राप्त होता है। ये जो डायग्राम है, उम्र के अनुसार जनसंख्या के बंटवारे को मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता में होने वाले
परिवर्तन भी असरकारक होते हैं। यह सर्वविदित है, सबको ही जानकारी है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं, साथ साथ श्रम विभाजन भारत को श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण, ये इस प्रकार के डायग्राम आपके आ सकते हैं, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि ये अभी मैंने इस तरीके का एक दिया भी था और इस तरीके का आपका ये ग्राफ आएगा भी कि पहले हमने इधर हमारा है 65, तो हमने यहाँ तक 70 तक लिया। फिर 0 से 14 वर्ष में 2005, 2010, 2011 और 2014, ये चारों हमने नीचे लिखे क्योंकि ये हमारे वर्ष हैं, वर्ष हमेशा नीचे लिखते हैं। फिर सबसे पहले 0 से 14 32.2, तो ये हमने यहाँ पे 30 और 32 ये हमने डायग्राम बनाया। फिर इसी में क्योंकि 2005 में ही करना है हमको, 62.44, ये हमारा 60 और 62.44 और तीसरा है 0.4। इसी प्रकार से हमको ये डायग्राम बनाना है। अब है हमारा विश्लेषण और परिणाम, और ये जो हमने बनाया वही हमें यहाँ पे नीचे लिखना भी है। सेम वही, भारत में ग्रामीण शहरी यानी ये गाँव की और ये शहरों की जनसंख्या, शहरों में कितनी होती है और गाँव में किस प्रकार से। यानी 1901 में गाँवों में जो जनसंख्या थी वो थी 21.2 थी और शहरों में थी 2.2। फिर गांव में 1951 में 29.9 थी और शहरों में 6.2, शहरों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और 1951 में गांव में 42.4 और शहरों में 15.9। इसी प्रकार से 2011 में 83 और इसमें बढ़ती धीरे धीरे शहरों की ओर जनसंख्या बढ़ रही है। विश्लेषण और परिणाम। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है। कारण कि अनेक समस्या सामने आई है। शहर में झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ने से गंदगी भी उत्पन्न होती है। आंतरिक ढांचागत सुविधाओं के कारण व्यवस्था तंत्र, बिजली, वाहन व्यवहार जैसी सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण कचरे के निकाल पर और जो गंदगी के वो कचरे का निकाल भी सही रूप में नहीं होने के कारण प्रदूषण वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। इसके अतिरिक्त चोरी, लूट जैसी सामाजिक दुष्घटनाएं भी अधिक होती है। दूसरा, 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, जो 2011 में 83.2 करोड़ हो गई। प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई, जिसका कारण ग्रामीण विस्तार में रोजगार ज़्यादातर अवसर शहरों में केंद्रित होने के कारण लोग गांव से शहर की ओर जाने लग गए हैं। 1901 में शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ थी, जो 2011 में 38.6 हो गया था। प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुए जा रही है, जिसका कारण शहर में भौतिक सुख सुविधा यानी देखा देखी आकर्षित करके शहर के लोग का रहन सहन देख करके उनसे आकर्षित होकर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहाँ से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब है जनसंख्या वृद्धि के कारण कि जनसंख्या किन किन कारणों से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि को सबसे पहले है जन्म दर का अर्थ। प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या का जन्म लेने वाले जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी एक साल में कितने बालकों का जन्म हो रहा है उसे जन्म दर कहा जाता है। जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन 1000 की जनसंख्या पर गिना जा सकता है। कुल कितनी बढ़ोतरी हुई इसकी जानकारी जन्म दर के आधार से ही प्राप्त होती है। विश्लेषण और परिणाम। भारत में 1991 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 था, जो 2011 में घट करके 21.8 हो गया है, जो मंद दर पर जन्म दर कमी को निर्देशित करता है। यानी धीरे धीरे जन्म दर में कमी हुई है, जिसके मुख्य कारण है कि नीचा स्तर को प्राप्ति की तीव्र इच्छा, आय की नीची सपाटी इत्यादि को, यानी लोगों के पास आय नहीं होती या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण भी जन्म दर में फर्क पड़ा है। दूसरा है मृत्यु दर का अर्थ कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाली 1000 अगर व्यक्ति
जन्म लेते हैं उनके पीछे मरने वाले की संख्या क्या है उसे मृत्यु दर कहते हैं। 1000 के पीछे यानी मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष के दौरान मृत्यु की प्राप्त होने वाले व्यक्ति। 1000 में 1 वर्ष में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसे मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या में कुल कितनी कमी हुई है इसके आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है क्या जनसंख्या मृत्यु दर। भारत में 1991 में मृत्यु दर का प्रमाण 27.4 था जो 2011 में घटकर के 7.1 हो गया है। इस प्रकार जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में अधिक कमी आई है जिसके कारण अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, सुविधाएं, सुख सुविधाएं यानी उन्हें चिकित्सा की सुविधाएं, ये सब देने के कारण मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी हुई है। ऊंचे जन्म स्तर के महत्वपूर्ण कारण। भारत में ऊंचे जन्म दर के लिए जिम्मेदार कारणों क्या है इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला है सामाजिक परिवर्तन। सार्वत्रिक विवाह प्रथा। भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार है यानी शादियाँ तो करनी ही है, यानी शादी के बिना कुछ ही नहीं। विवाह न करने वाले व्यक्ति को एक शंका के रूप में देखा जाता है। इसे बचने के लिए प्रत्येक स्त्री और पुरुष अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन में बनते हैं यानी शादी करते हैं। अपाहिज भी अपवाद नहीं है। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री पुरुष विवाह करते हैं। इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह प्रथा से जन्म दर। अब जब विवाहित रहे लोगों को लगता है कि हमें गलत नजरों से देखा जाता है तो हम शादियाँ करते हैं जिससे भी जन्म दर में बढ़ोतरी होती है। सेकंड पॉइंट है कम उम्र में विवाह और विधवा विवाह। कम छोटी छोटी उम्र में शादियाँ कर दी जाती है जिससे क्या होता है कि वे अधिक बच्चों को जन्म देने में, वो कम उम्र में ही बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होते जिसके कारण कि वो उनकी मृत्यु दर हो जाती है या फिर जिसके कारण वे खूब अधिक बच्चों को जन्म दे, या तो वो खुद की मृत्यु हो जाती है या फिर कम उम्र में ही शादियां होने से वो अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं जिसके कारण जन्म मृत्यु दर बढ़ता है। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। भारतीय समाज में पुत्र प्रधान समाज कहा जाता है कि अगर बेटा नहीं होगा तो इसका नाम ही खराब होगा, इसका नाम देने वाला कौन है। इसीलिए और पुत्र को वारिसदाता में माना जाता है, वंश वृद्धि को आगे ले जाने वाले के लिए भी, जिसके कारण भी पुत्र प्राप्ति के कारण भी उनके जन्म दर में वृद्धि होती रहती है। अब है संयुक्त परिवार प्रथा। भारत के ग्रामीण विस्तार में संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक रूप से बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप यहाँ बालकों के पालन पोषण की आर्थिक जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर डाल दी जाती है जिससे अब संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जॉइंट जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं रहती, वो बोझ नहीं लगता है। इससे भी जन्म दर में बढ़ोतरी होती रही क्योंकि उनको चिंता तो है नहीं, भाई खा लेंगे, चलो साथ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। आर्थिक विकास अब दूसरा पॉइंट है शिक्षा का नीचा स्तर। लोगों में इतनी समझ ही नहीं होती, शिक्षित ही नहीं होती क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा तो दी नहीं जाती, तो जिससे भी क्या है कि जन्म दर में बढ़ोतरी दिन पे दिन होती जाती है। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है। यह शिक्षा से विशेष रूप से संलग्न है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। शिक्षित व्यक्ति अगर होते हैं तो वो समझते हैं कि हम जितना छोटा परिवार रखेंगे हम उनकी देखभाल उतने अच्छे से ही कर सकते हैं। लेकिन गाँव में क्या है, गांव में और चाहे शहरों में जो लोग शिक्षित नहीं होते उन्हें ये समझ तो होती नहीं है, बस उनके जन्म दर उनके कारण और मेन स्त्रियां भी वहाँ पे शिक्षित होती है, इसके कारण भी जन्म दर में वृद्धि होती रहती है। आय का नीचा स्तर। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों को जन्म जिम्मेदार व्यक्ति पूंजी कहा जाता है, यानी जहाँ पर इनकम के कम स्रोत है, कम इनकम प्राप्त होती है, वहाँ पर ये सोचा जाता है कि बच्चे चलो 4 है तो चारों कमाएंगे तो हमारे पास इनकम का एक नया स्रोत उत्पन्न होता है, यानी इनके द्वारा भी हमें इनकम प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। जैसे अपने अपने बच्चों को कोई चाय वाले के, लारी वाले के यहाँ पे लगा दिया जाता है। जिससे बाल मृत्यु दर का ऊँचा प्रमाण। जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से एक उम्र पूरी होने के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है।
भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ऊंचा है। भारत में 1951 में मृत्यु दर 146 था, जो 2011 में घट करके, यानी जब मृत्यु दर भी थोड़ा कम हुआ, इससे भी क्या हुआ, यह भी काफ़ी, तो जन्म दर यानी जनसंख्या की दर भी ऊंची मानी जाने लगी। गरीबी, पुत्री जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधा, दो बालकों के बीच कम से कम अंतर, इसके कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष रहा है। अब है अन्य परिबल। ऊंचा प्रजनन दर। वर्ष के दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों के कोख से जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं, यानी उत्पन्न करने की क्षमता। भारत में जनसंख्या ढांचे की विशेषता ऊंचा प्रजनन दर है। बालक को जन्म दे ऐसे 15 से 49 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं के संदर्भ में विशेषता की जांच करें। 1961 में इस आयु के वर्ग को निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी, जो 2011 में घट करके 3 हो गई, अपितु यह प्रमाण भी ऊंचा ही माना जाता है। औसत जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार। एक तो भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण महिलाओं में मातृत्व धारण करने का समय यानी गर्भ अवधि लंबे समय को मिलता है, यानी कम उम्र में शादियां कर देंगे तो लंबे समय तक उनकी प्रजनन क्षमता रहती है, जिससे भी जन्म दर में वृद्धि होती है। दूसरा है मातृत्व धारणा कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत ही कम है। परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। लोगों को परिवार नियोजन करने की जानकारी भी संपूर्ण नहीं होती है, जिससे भी जन्म दर में वृद्धि होती रहती है। नीची मृत्यु दर के कारण, यानी कम से कम लोग क्यों मर रहे हैं, इसका क्या कारण है। जीवन स्तर में सुधार, यानी उनके रहन सहन में, खान पान में, अच्छी चीज़ों, इनका विकास हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे भी उनकी मृत्यु दर में कमी हुई है। दूसरा है जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा लोगों को मृत्यु प्राप्त होती है, उसका इलाज यानी उपचार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ लोगों को होने लगी है, जिसके कारण यानी जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है तो उसका रसिक के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है, जिसके द्वारा भी मृत्यु दर में कमी हुई है। अकालपन नियंत्रण। नई नई विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण आज अकालपन नियंत्रण भी किया जाने लगा है, जिससे भी भुखमरी, पहले क्या होता था कि अकाल वगैरह से अकाल वगैरह जहाँ पड़ जाता था तो लोगों को भूख का सामना यानी भुखमरी की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न होती थी। अब यह इन पर नियंत्रण, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण इन पर नियंत्रण किया जाने लगा है, जिससे कि भुखमरी होने वाली मृत्यु को भी रोका जा सके। यानी पहले जो जितनी ज़्यादा मृत्यु हो रही थी अब उसको रोका जाने लगा है। 1966 में हरित क्रांति से होने से देश की पूर्ति की उल्लेखनीय। अब जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भुखमरी से लोग मर रहे हैं, वहाँ पर यानी हरित क्रांति से देश के अनाज की पूर्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके कारण कि लोगों को जिस भाग में अनाज के उत्पादन हो वहाँ से जिस भाग में कम उत्पादन होता हो वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी फिर ऐसी स्थिति में वहाँ पर भुखमरी जैसी या अकाल जैसी जो भी अकाल या भुखमरी का जो भी शुरू होता है वो पहले से ही ख़त्म कर दिया जाना, यानी स्थिति आने से पहले ही उस पर नियंत्रण कर लिया जाता है और लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधा। आज जो भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जिनके कारण मृत्यु दर का प्रमाण जो बढ़ा हुआ था, आज नई नई टेक्नोलॉजी के कारण ये सब चीज़ें भी कम हो गई है, क्योंकि हर जगह यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है ताकि लोगों की समय पर मदद की जा सके। लोग भूख के मारे, अकाल के कारण, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इनके कारण लोगों की मृत्यु नहीं हो या कमी हुई है। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला है लोक शिक्षा और जागृति। जन्म दर को नीचा लाने के लिए लोग परिवार का महत्व लोगों तक पहुँचे, इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रचार किया जाना है।
हर व्यक्ति को शिक्षित करना अनिवार्य है। उन्हें समझाया जाना चाहिए स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में समाज अधिक जागृत हो, यह भी आवश्यक है, क्योंकि स्त्रियों को भी यह समझाना अति आवश्यक है। जितने ज़्यादा बच्चे उनके होते हैं, उनके शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है, यानी उन्हें भी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शाला कॉलेज में महिला व्यक्तियों के व्याख्यान का आयोजन किया जाना चाहिए। नाटक के द्वारा, मूक बधिर अभियान, गीत संगीत, इनके द्वारा भी लोगों में जागृति लाई जा सकती है, जिसके द्वारा जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया जा सके। 2000 की जनसंख्या नीति में महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, यानी शिक्षा जनसंख्या सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो सबसे मेन है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। परिवार नियोजन कार्यक्रम की असरकारिता, यानी जो परिवार नियोजन है उसका भी असरकारक परिणाम होना चाहिए। परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए लोक शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन सरल, सस्ते और सुलभ हो, यानी परिवार नियोजन के जो भी साधन है सब जगह उपलब्ध होने चाहिए और उन्हें कीमत भी उनकी कम होनी चाहिए, ताकि लोग उनका अधिक सेवन कर सके, जिससे भी जन दर में कमी लाई जा सकती है। महिलाओं की विवाह उम्र और स्तर में सुधार, यानी जो कम उम्र में जो शादियाँ जो विवाह किए जाते थे, उनके बजाय अब उनकी शादियों की जो विवाह की जो उम्र है 18 के बजाय उसको अगर 20 कर दी जाए, तो उनकी जो जन दर की समय अधिक जो मिल रहा है वो भी कम क्षमता उनमें हो, जिससे भी समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर लाया जा सके और जन दर में उसके द्वारा कमी की जा सकती है। अब है प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन। सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहन अप्रोत्साहन परिवार नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि नसबंदी कराने वाले परिवार को सरकार की ओर से आकर्षित मुआवजा, यह आकर्षित करने का एक तरीका होता है जिससे कि लोग आकर्षित होंगे और उसके द्वारा वो अपने जो उनकी जन दर है उनमें भी कमी की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने अप्रोत्साहन का विश्व के सामने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत 2 बालक से अधिक बालक रखने वाले परिवार को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण लाभ को वापस लिया जाएगा, जिसके द्वारा भी लोग डर जाते हैं और वो अपने जो जनसंख्या वृद्धि करने का है उसमें भी उन्हें कमी की जा सकती है। भारत के संदर्भ में विचार करें तो भारत की स्थानीय स्वराज के चुनाव में 2 से अधिक संतान होने वाले परिवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जा सकता है। अब है चिकित्सा सुविधाओं का व्याप और असरकारिता में बढ़ोतरी। भारत में मृत्यु दर नीचा होने के बावजूद विकसित देशों की तुलना में ये दर ऊंचा विज्ञान की दृष्टि से प्रजनन तथा बाल्य आयोग से संबंधित सेवा सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा। रसीकरण के शारीरिक असरकारक बनाना, एक्ट से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, अन्य संक्रामक के प्रमाण में कमी करना, इस प्रकार के कदम मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के स्तर को नीचा ला सकते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या को नियंत्रित करने का जनसंख्या नीति द्वारा भारत में ही किया गया। जनसंख्या नीति 2000 के लिए समिति की ओर से रचना डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। जनसंख्या नीति के तमाम कदमों के कारण जनसंख्या समाज कल्याण की ऊंची सपाटी प्राप्त की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि से लड़ने के लिए स्वयं जागरूकता लाए, यानी गवर्नमेंट हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के बजाय अगर व्यक्ति खुद इन सब की जानकारी रखेगा, शिक्षित होगा, हाँ अपने घरों में हर स्त्री को, हर बेटियों को अगर लोग पढ़ाएंगे या फिर उनकी उम्र के अनुसार विवाह करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। और यह हमारी जो विश्व की जो जनसंख्या समस्या है, जो वैश्विक समस्याएं हैं, इस वैश्विक समस्याओं का निराकरण भी एकदम ख़त्म तो नहीं, लेकिन थोड़े कम किया जा सकता है। तो ये इसके थे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी इनको किस प्रकार से कम या रोका जा सकता है। और अब आज इसी के साथ हमारा इको का कंप्लीट कोर्स खत्म हो गया है। फिर भी अगर किसी को कोई इस पूरी बुक में कहीं कुछ समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमें
पर्सनल कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसके डायग्राम में ये जनसंख्या वाला जो डायग्राम है पेज नंबर 84, इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार यानी आलेख को आप एक बार समझ करके ज़रूर रहेंगे, ताकि ये एग्ज़ाम में आए उससे पहले ही नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। इसी के साथ हमारा इको का कोर्स कंप्लीट।